आज के टाइम में सबसे बड़ी चुनौती क्या है बच्चों के साथ? वो ये है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसको एक इमोशनल पिलो नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ जाए अपने इमोशंस लेके। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अभी यही है कि बच्चे को इमोशंस के लिए चैट जीपीटी पे ना जाना पड़े। दूसरा चैलेंज जो मुझे लगता है स्क्रीन का है। हम इंडिया में कभी ये देखते ही नहीं है कि हमारा कंटेंट एज अप्रोप्रिएट है या नहीं। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग आजकल पेरेंट्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं? परमिसिव पेरेंटिंग काफी पेरेंट्स कर रहे हैं। ओके। उन्हें ऐसा लगता है कि नो रूल्स नो बाउंड्रीज इज इक्वल टू हैप्पी चिल्ड्रन। तो आजकल बच्चे इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है कि मतलब छोटी सी बात पर वो इतने ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मुझे ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ना तो वो बुली करे और ना ही अगर उसको कोई बुली कर रहा है तो वो उस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करे? तो उसके लिए यही है, रोल प्ले से आप बच्चे को कहानियों से बता सकते हो। पहले क्या था, इंडिया में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो मम्मी ने डांटा, बच्चा दादी के पास चला गया, बिल्कुल ठीक है, भाई बहन के पास चला गया, तो कहीं ना कहीं उसको वो इमोशन मिल रहा था, तो उसको मेंटल थेरेपी की जरूरत नहीं थी। माँ जो होती है ना, वो घर का सेंटर होती है। आप देखोगे कि किसी दिन आप अगर मान लो सोते रह गए तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। अगर किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, आप थके हुए, आप सुबह नहीं उठ पाए, आपको तेज बुखार है, तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। हाँ, सोसाइटी अभी भी यही कहती है ना, वो आपके अच्छी चीजों को देख ही नहीं पा रही है, वो सिर्फ यही देख पा रही है कि प्रॉब्लम आप में है। अगर आपका बच्चा लेट उठा, आप लेट उठे हो, ये नहीं कि आपकी तबीयत खराब है, आप लेट क्यों उठे हो, प्रॉब्लम सिर्फ मॉम में है। ऐसी 5 बातें जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो बेकार बात है, जो आई थिंक सबने सुनी होगी, कि ना कोई भी बच्चा छोटी सी गलती कर देता है तो बोलते हैं अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, तू निकम्मा है, तू जिंदगी में क्या कर लेगा, तू सुबह तो उठ नहीं पा रहा है, तू तो गधा है, इस तरह के वर्ड्स यूज करने, किसी लायक नहीं है, तू क्यों पैदा हुआ। हमें बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए 5 चीजें जो बोलनी ही चाहिए उनको, और उसको आपको बोलना है आई लव यू, मैं आपको बहुत ट्रस्ट करती हूँ, आपने अगर कुछ भी किया होगा तो शायद इसका कोई रीजन होगा। तो हमें बच्चों को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को सक्सेसफुल और सुपरस्टार बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे की स्ट्रेंथ जानना। अगर आप देखो सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, उन लोगों ने कहाँ फोकस किया, अपने बच्चे की स्ट्रेंथ पे फोकस किया। और हम जो कॉमन आदमी है, हम क्या सोचते हैं, तू पढ़ नहीं रहा है तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, है ना, चाहे वो कितना भी सबके लिए पढ़कर इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो है भी नहीं, वो सक्सेस भी नहीं है। मैं मानती ही नहीं उसको सक्सेस। बिल्कुल, तो ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस सबसे बड़ी मैं मानती हूँ कि आपका बच्चा हैप्पी रहे, खुश रहे। बिल्कुल, वो खुश कब रहेगा, जब वो अपने मन का काम करेगा और जिस चीज के लिए वो बना है वो करेगा। एक टूल है बहुत अच्छा, गिफ्ट। ये है जीनियस आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट टेस्ट। इसमें हम बच्चों के जो हमारे ये थम्स और ये फिंगर्स होती हैं, उसका फिंगरप्रिंट लेके उनकी सारी स्ट्रेंथ, उनकी पर्सनैलिटी, उनके बारे में, मतलब ये समझो आप जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी से कुंडली निकालते हैं ना बच्चों की। अगर आपको ये लग रहा है कि आप मॉल जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग पेरेंटिंग में सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आप तोड़ना चाहेंगे? सबसे बड़ा मिथ यही है कि अगर हमने बच्चा पैदा कर दिया है तो हम पेरेंट बन गए और अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आजकल वर्किंग होने की वजह से सबसे ज्यादा गिल्ट आता है मदर में, तो मदर अपने गिल्ट को कैसे कम करे? ऐसा नहीं है कि आप कम टाइम दे रहे हो, इसकी वजह से आपका बच्चा अच्छा नहीं हो। आपका बच्चा देख रहा है कि उसकी मॉम सुबह से शाम मेहनत करके आ रही है। बस आपको क्या करना है कि जब आप घर जाओ, अपना सारा जो टेंशन है उसको साइड पे रख के आप जाओ और अपने बच्चे को एक क्वालिटी टाइम बिताओ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मदर्स को कि डांटे बिना मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल द स्पॉटलाइट विद स्वाति में। और आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग। और इसके लिए जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, वो ना केवल पेरेंट्स की कंडीशंस को समझती हैं, बल्कि पेरेंटिंग में आने वाली चुनौतियों को आसानी से संभालने का रास्ता भी दिखाती हैं। और उन्होंने मदरहुड पर एक बुक भी लिखी है, द मदरहुड मेज। और आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके बच्चों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट सक्सेस कोच मिसेस श्रुति द्विवेदी का। हेलो मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल द स्पॉटलाइट विद स्वाति में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपने पेरेंटिंग कोच बनने का कैसे सोचा? ये काफ़ी लंबी जर्नी है। मैं बीटेक हूँ और उसके बाद मैंने कॉरपोरेट में जॉब की। मेरा प्लेसमेंट हो गया था हैदराबाद में। उसके 1 साल के बाद मेरी शादी हुई और उसके बाद मैं अपने काम में एकदम बिज़ी थी। और फिर मेरी 5 इयर्स बाद बड़ी बेटी हुई। तो
उस टाइम पर काफ़ी वर्क लाइफ बैलेंस में काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, और मुझे एक जुनून था कि होता है कि पहला बच्चा है तो मुझे इसको ये करना है वो करना है, तो ऑफिस, फिर उसके बाद घर पे आके सारा करना, फिर घर मैनेज करना, सारी चीज़ें थी बहुत सारी। तो कहीं ना कहीं मैंने फिर पढ़ना शुरू किया इस बारे में कि कैसे हम एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर वो जर्नी चलती रही। बट कहीं ना कहीं कुछ मिस था, सो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की अपनी जॉब के साथ, जो भी रात को टाइम होता था। उसके बाद फिर जब मेरी सेकंड डॉटर हुई, तो उसके बाद फिर मुझे एक लगा कि हाँ, जो मेरा मिस है शायद मैं वो पूरा कर पाऊँ, और मैंने डिसाइड किया कि कॉरपोरेट से मैं फुल टाइम होम मेकर में या फुल टाइम एज अ मॉम में कन्वर्ट हुई। और फिर मैंने जो है वहाँ से उसके डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया, और साथ ही साथ मैंने अपने सर्टिफिकेशंस लेने स्टार्ट किए। और जब मैंने पढ़ाई की न्यूरो साइंस, ब्रेन को समझने के लिए, और एनएलपी करी, जिसमें हम कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक, किस तरह से हमारा माइंड काम करता है, वो सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस किए। और तब सारी चीज़ें मिला के जितनी पढ़ाई और जो मेरा एक्सपीरियंस था, उससे मुझे ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग सच में था। कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हैं जो शायद हमें नहीं पता थे, बिकॉज वो जो एक जनरेशन थी जो हमसे पुरानी थी, उस टाइम पे एआई नहीं था, गैजेट्स नहीं थे, तो वो पेरेंटिंग और आज की जो पेरेंटिंग है वो बहुत अलग है। सो हम सेम टूल्स आज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो यही मैंने इसी चीज़ को अपना एक पर्पस और एक मिशन बनाया, और यही मेरा मिशन है कि हर घर में मैं वो जो मैंने इतनी मेहनत से टूल्स और टेक्निक्स ली हैं वो हर पेरेंट को मिले, ताकि वो अपने बच्चे को हैप्पी और रेजिलियंट बना पाए, और साथ ही साथ एक अच्छी हैप्पी फैमिलीज नर्चर हो पाए। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग गुड पेरेंटिंग क्या है? सो गुड और बैड पेरेंटिंग तो एज सच कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि एक पेरेंटिंग है जो हम कैरी कर रहे हैं, और एक पेरेंटिंग है माइंडफुल पेरेंटिंग। ओके, सो मैं सपोर्ट करती हूँ माइंडफुल पेरेंटिंग को, जो मेरा चैनल भी है, माइंडफुल पेरेंटिंग विद श्रुति। ओके, सो माइंडफुल पेरेंटिंग वो है जब हम सोचते हैं कि हमारा व्यवहार, हमारे काम करने का तरीका, या हमारा बोलना किस तरह से, हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से बच्चे पे इम्पैक्ट कर रहा है। डिफ़ॉल्ट पेरेंटिंग क्या है कि जो चलता आ रहा है कि ये क्यों नहीं किया, अपने मूड के हिसाब से जैसा है, अपनी पावर, अगर हम देखें, है ना, जो भी हमारे घर के ट्रॉमास हैं वो सब लेके जब हम आते हैं, तो वो है डिफ़ॉल्ट पेरेंटिंग। और माइंडफुल पेरेंटिंग है जब हम ये समझते हैं कि जो हमारे ट्रॉमास थे, जो जनरेशन से कुछ गलतियां हम करते आ रहे हैं, उनको आज हम ख़त्म करेंगे, और उनको ख़त्म करें कि हम अपने माइंड को एक माइंडफुलनेस की तरफ ले जाके उस तरह से नई पेरेंटिंग सीख के वो करेंगे। ओके, तो मतलब ऐसा क्या चेंजेस आप सोच रही थी कि मतलब ये होना चाहिए था, जो ऑलरेडी कर रहे थे ये नहीं होना चाहिए था, आज ये चेंज आना चाहिए? सो जैसे कि एक ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग होती आ रही है शुरू से, उसमें क्या होता है कि जो मैंने कहा वही सही है, चाहे वो कितना भी गलत हो। बट क्योंकि दादाजी ने कहा तो यही होगा, पापा वही करते आ रहे हैं और आगे बच्चे वही करते आ रहे हैं। ठीक है, औरत घर में घूंघट लेगी, ठीक है, तो वो लेगी, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बट क्योंकि पहले क्या था, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, है ना, तो बच्चे सुन लेते थे। पर अभी आप बच्चे से इलॉजिकल बात नहीं कर सकते कि आप ये क्यों नहीं कर सकते, वो सीधा पूछेगा क्या लॉजिक है इसका। तो माइंडफुलनेस हमें वो सिखाती है कि हम ओपन है लर्न करने के लिए, और उसको सीख के हम माइंडफुली बच्चे को, जब हम किसी चीज़ के लिए मना भी करते हैं तो हम ऑथोरिटेरियन पेरेंट बन के नहीं करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से, देयर आर कुछ टूल्स होते हैं जो हम सिखाते हैं कि किस तरह से आप बच्चे को ना कर सकते हैं, किस तरह से आप बच्चे को साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बच्चे के इसमें बिहेवियर, इमोशंस, इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के काम करते हैं पेरेंट्स। सो दिस इज द माइंडफुल पेरेंटिंग। ऐसे कोई टूल्स जो आप शेयर करना चाहें कि ये टूल्स यूज़ करने चाहिए अगर आपने किसी को भी नो बोलना है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब फॉर एग्जांपल माय किड इज आस्किंग मी समथिंग बट आई वांट टू से नो, तो मुझे उसको नो ना बोल के मुझे किस तरीके से उसको समझाना चाहिए? पहले तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम दिन में ये देखें कि हम नो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस कमरे में आप ब्लैक देखो, अब आप मुझे बताओ कितने ब्लैक हैं इस रूम में? ब्लैक, मुझे तो सीधा आपके हेयर्स दिख रहे हैं।
हाँ, और देखो आप कहाँ कहाँ ब्लैक है। ब्लैक टी शर्ट। जब आपने ब्लैक देखा तो क्या आपको पिंक रेड दिखा इस रूम में कहीं भी, या ब्राउन देखा आपने? नहीं। तो वही, जब हम बच्चे को बार बार ना कहते हैं तो जिस चीज़ के लिए ना कहते हैं, हमारा जो माइंड है वो वैसे काम करता है कि जो चीज़ हम उसको कहते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, तो अगर आपने कहा कि कूदो मत, तो वो सिर्फ कूदने पे ही फोकस कर रहा है, वर्ब्स पे फोकस करता है, एक्शंस पे फोकस करता है। तो बच्चों का माइंड इतना डेवलप नहीं है, उन्हें सिर्फ क्या ब्रेन में सुनाई देता है, कूदो, कूदो मत। तो ये सवाल मेरे को बहुत आता था, क्योंकि मेरी जब पहली बेटी हुई तो मैं उसको जो भी कहती थी, हम उसे बोलते थे कि तुमने क्या नॉर गेट लगा लिया है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं तुम वही कर रहे हो। हम क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि माइंड ऐसे काम नहीं करता है, माइंड काम करता है एक्शंस पे। हम उसे, तो उसकी जगह अगर हम उसको कहें, हम उसे ऑप्शन दें कि बेटा आप एक बात बताओ, हम इधर कूद सकते हैं, यहाँ बहुत मजा आएगा, तो आपने ना भी नहीं किया, और आपने उसको एक ऑप्शन दिया। हाँ, तो हमें जैसे कम से कम नो का यूज करना चाहिए पेरेंटिंग में, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऑप्शन दे। जैसे कि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हर पेरेंट यही कहता है कि आप जो है मोबाइल मत करो, टीवी मत करो, बस, और बंद कर देता है। अब क्या हमें कहना क्या चाहिए, हमें उसे ऑप्शन देना चाहिए, बेटा क्या आप मेरे साथ लूडो खेलोगे? चलो टीवी बंद करके लूडो खेलते हैं। बिल्कुल, ये इसके लिए मैं एग्री करती हूँ, बिकॉज मैं जब यूज करती हूँ तो ये काम करता है। हाँ, तो ये अपने बच्चों पे ये काम करता है। ये जरूर काम करेगा मैम, डेफिनेटली ये काम करेगा। ठीक है, तो आज के टाइम में मतलब एक तरीके से जितना डिजिटल हम हो गए हैं, तो आज के टाइम में सबसे बड़ी चुनौती क्या है बच्चों के साथ? सबसे बड़ी जो देखो चुनौती अभी आ रही है वो ये है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। बिल्कुल। एंड हम इस चीज़ को हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि फिनेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली। फिर लड़कियों की ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसको एक इमोशनल पिलो नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ जाए अपने इमोशंस लेके, है ना। और हार्डली 1% लोग हैं जहाँ पे कि ओल्ड लोग हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अभी यही है कि किस तरह से हम बच्चे के साथ, कि दोनों जॉब भी करें पर इस तरह से क्वालिटी टाइम को ला पाए कि बच्चे को इमोशंस के लिए चैट जीपीटी पे ना जाना पड़े, या फिर उसको मोबाइल पे इमोशंस के लिए ना जाना पड़े। वो मोबाइल पे जाए तो इन्फॉर्मेशन के लिए जाए, इमोशंस के लिए नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो मुझे लगता है स्क्रीन का है, कि पेरेंट्स को ये माइंडफुलनेस नहीं है, हम लोगों को ये बताया ही नहीं गया है कि क्या चीज़ें हमें बच्चा देख सकता है और क्या नहीं। हम बच्चों को ज़्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कोकोमेलन लगा देते हैं, राइट, शिनचैन लगा देता है इंडिया में, जबकि बाहर जापान में अगर हम जाएं तो वो अलाउड नहीं है बच्चों को वहाँ पे। लेकिन हम इंडिया में कभी ये देखते ही नहीं है कि हमारा कंटेंट एज अप्रोप्रिएट है या नहीं, कि वो 3+ है या नहीं। तो इस तरह का जो हाई विजुअल कंटेंट है उसके लिए हमें ज़रूर नॉलेज लेनी चाहिए कि हमें कौन सा इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कार्टून है वो सही है। मतलब आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कि दिस इज मच बेटर देन, मतलब शिनचैन? स्लो कार्टून्स देखो, स्लो चीज़ें देखो, पोगो है, इस तरह के बिल्कुल स्लो आते हैं कुछ बच्चों के लिए। जैसे जब बच्चे होते हैं, पहले तो स्क्रीन अवॉइड ही करनी है हमें 2 साल तक। उसके बाद भी जब हम दिखाएं तो ये देखें कि उसमें बहुत फास्ट मूविंग चीज़ें ना हो, एकदम से कलर्स बदलना, है ना, एकदम स्लो थोड़ा। और 2 इयर्स के बाद जब हम इंट्रोड्यूस करें तो मोबाइल बहुत लास्ट में इंट्रोड्यूस करें। पहले हम थोड़ा टीवी बच्चे का 30 मिनट्स दिखाएं। मोबाइल की आई थिंक कि 16 ईयर्स से पहले इतनी नीड भी नहीं है। और अगर पढ़ाई के लिए भी चाहिए तो एक वो देखना कि बच्चे को इतने टाइम पढ़ाई के लिए चाहिए, वो हमें थोड़ा एक सिस्टम और थोड़े रूल्स बनाना। इसीलिए हमने कहा माइंडफुल, यही माइंडफुलनेस है कि हमारा बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, यही एक माइंडफुलनेस है, और क्या कंटेंट उसको देखना चाहिए। तो इसके लिए हम बहुत किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तभी हमें ये चीज़ पता चलेगी। तो आपके अकॉर्डिंग आजकल पेरेंट्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं पेरेंटिंग में? सो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं वो ये है कि वो परमिसिव पेरेंटिंग काफ़ी पेरेंट्स कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नो रूल्स नो बाउंड्रीज इज इक्वल टू हैप्पी चिल्ड्रन, कि बच्चा हमारा तभी खुश रहेगा जब हम उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। तो उसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। बच्चा कूद रहा है तो कूद रहा है, बच्चा जितनी मर्जी देर मोबाइल देख रहा है, बच्चा कोई भी चीज़ मांगता है तो पेरेंट्स दे देते हैं। तो वो एक गलती पेरेंट्स कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो सीधा जो है वो मॉडर्न पेरेंटिंग है, बट एक्चुअली परमिसिव पेरेंटिंग की जगह बेस्ट पेरेंटिंग है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। इसमें क्या है कि हमारे रूल्स होते हैं,
और हम उन बाउंड्रीज और रूल्स को फॉलो भी करते हैं। Okay. लेकिन हम यहाँ पर बच्चों के इमोशंस को भी देखते हैं। सो ये एक बैलेंस्ड वे है जिसे हम बोलते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। आजकल एक सबसे मेन प्रॉब्लम है, बच्चा अगर कुछ भी मिसबिहेव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सोल्यूशन इज कि मदर ने नहीं सिखाया। ठीक है, कितना सही है? देखो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। कभी एक्सपीरियंस किया है इसको? हाँ, ये चीजें तो आई थिंक हाँ, होती है, मतलब वो हो गया है कि अच्छा है तो पापा का है, बुरा है तो मम्मी का है, तो वो तो ऑलवेज हमेशा यही होता आया है और हो भी रहा है। बट मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा होता सच, तो इसका नाम पेरेंटिंग क्यों होता, इसका नाम मदरिंग होता या फिर फादरिंग होता। तो बोलने से पहले हमें ये समझना है कि ये मदरिंग या फादरिंग नहीं है, ये पेरेंटिंग है। और पेरेंट कोई एक नहीं होता है, ना माँ पेरेंट होती है ना बाप, माँ और बाप मिलके पेरेंट बनते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सो प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि दोनों वर्किंग है, लाइफस्टाइल चेंजेस है। तो हम क्या है ना कि जैसे ये मदर है, ये फादर है, तो हम क्या करते हैं कि हम आगे पीछे चलना चाहिए हमें, कभी मम्मी आगे कभी पापा आगे, जैसे हम दोनों ही जॉब करते हैं। लेकिन अभी होता क्या है कि वो उस कंपटीशन हो गया आपस में, जिसकी वजह से जो पूरी लाइफ है, जो पूरा फैमिली सिस्टम है, वो हमारा खत्म होता जा रहा है। सो आई वुड से कि ये पेरेंटिंग होती है, मदर की इसमें कोई बात नहीं है। तो भैया ये पेरेंट है, आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। तो आजकल बच्चे इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है कि मतलब छोटी सी बात पर वो इतने ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेते हैं? रीजंस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख ही रहे हैं आए दिन न्यूज़ में कि बच्चे मर रहे हैं। सो इसका सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये है कि पहले पेरेंट्स के पास ना चीज़ें नहीं थी, पैसों के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अभी इंडिया में हर किसी के पास पैसा है, तो हम हर कुछ अपने बच्चे को देना चाहते हैं जो हमें नहीं मिला। बिल्कुल। और बच्चे को चाहिए क्या? बच्चे को चाहिए इमोशन, जो हमने पहले भी बात की कि बच्चे के पास कोई इमोशनल पिलो ही नहीं है, वो इमोशंस के लिए कहाँ जाए? पेरेंट्स घर पर नहीं है, बच्चा आता है स्कूल से आके वो मेट के साथ है जिसने उसको खाना दिया, उसके बाद वो ट्यूशन चला जाता है, उसके बाद बच्चा क्लास कर रहा है और एंड टू एंड वो परफॉर्म तो कर रहा है, परफॉर्मेंस तो आ रही है, लेकिन उसके इमोशंस के लिए वक्त ही नहीं है उसके पास। और हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा 10 क्लास करता है, हमारा बच्चा 5 क्लास जाता है। कुछ पेरेंट्स तो बहुत प्राउडली कहते हैं, मैंने देखा है कि हमारा बच्चा तो 2 घंटे 3 घंटे ट्यूशन में ही रहता है। तो आप लगाओ कि जो बच्चा सुबह से दोपहर तक पढ़ के फिर ट्यूशन में जा रहा है, और हमें ये बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, परफॉर्मेंस पे हमारा ध्यान है। पर इन सब में जो हम खाली बैठते थे, खाली बैठ के गप्पे मारते थे, वो वक्त ही नहीं है बच्चों के पास, तो वो इमोशंस बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा कि सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया है, वो बच्चों को ऐसा लगता है कि हम में कुछ कमी है, क्योंकि कितना कंपैरिजन है, तो उन पे और परफॉर्मेंस का आता है कि मैं इससे अच्छा करूं, देखो उसने ये कर लिया, उसने 12 साल में कोडिंग कर ली, उसने 18 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है ना, 22 साल में इतना बड़ा कर दिया। तो वो भी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक बच्चों पर एक परफॉर्मेंस का प्रेशर डालती है। ओके, और अगर हम इसका सोल्यूशन देखना चाहें, क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि हम हमारे बच्चे ऐसा स्टेप्स नहीं लें? देखो सॉल्यूशन इसके बहुत छोटे से ही हमें बच्चों का जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके जो हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उस पे हम काम करते हैं। तो बच्चों का ब्रेन को हमें ऐसी वायरिंग करनी है कि वो इतने इंटेंस स्टेप्स ना ले पाए। उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि बच्चों को एक इमोशनल, वो अपने इमोशंस को किसी को कह पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है कि उनको ये पता हो कि ये जो है हमें प्यार करेगा ही करेगा, इसको हम कुछ भी जाके कह सकते हैं। सो एक तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक। और दूसरा कि रोल प्ले, बचपन में जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं 3-4 साल के, तभी जो है एक रोल प्ले बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बुली होती है तो बच्चों को ये सिखाएं कि आपने अगर सपोज ये कहा किसी को या उसको देखें कि आप उसको कुछ बुरा बोल रहे हैं, तो उससे पूछो कि आपको कैसा लगा बेटा, है ना, आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, अगर हम यही बात किसी और को कहते हैं ना तो उसको भी बुरा लगेगा। तो हम कहीं ना कहीं एक एम्पैथी उनमें जगाते हैं कि वो उनके ना उनकी तरफ से सोचने लगते हैं। जैसे जो बच्चे बुली करते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि फील कैसा होता है, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। तो अब वो दूसरों को जब बुली करेंगे तो वो इसी तरह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। बट अगर बचपन में ही उनको, जब वो छोटे थे, कहानियों में, प्ले में
कि मम्मी कुछ बन गई, या भाई बहन बहुत होते थे तो हम लोग करते थे ये बिल्कुल, कि तू बिल्कुल। ये बन जा, तू ये बन जा, कि हाँ शादी हुई, फिर वो रोते थे। तो ये सब एक्चुअली में बहुत ज्यादा हमारे माइंड को काम करता था। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन ऐड करूंगी, बुलिंग भी आज के टाइम में बहुत कॉमन है। इवन पहले शायद मुझे लगता है ये कॉलेज टाइम में होता था, आजकल आप इसको नर्सरी एलकेजी में भी देख सकते हैं। ये मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती, आई कांट बी योर फ्रेंड, आप वहां जाके बैठो। तो हमें मतलब मुझे अगर अपने बच्चे को नर्सरी में ही ये सिखाना शुरू करना है कि आपने नहीं करना, तो मुझे ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ना तो वो बुली करे और ना ही अगर उसको कोई बुली कर रहा है तो वो उस पर इतना ज्यादा रिएक्ट करे। तो उसके लिए यही है, रोल प्ले से आप बच्चे को कहानियों से बता सकते हो और वो सिचुएशंस क्रिएट करो। देखो बच्चा कैसे इमोशनली बिहेव करता है, उसको देखो सिखाने से नहीं आएगा। बेटा किसी को मत बुरा बोलना, इससे क्या होगा? हमें, आपने भी सीखा होगा, मैंने भी सीखा है सच बोलना, पर क्या कोई ऐसा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला होगा, है ना? सो ये सिचुएशंस में हमें उन्हें डालना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं कि एज अ पेरेंट हम उनको उस सिचुएशन में जाने नहीं देते। हमें लगता है कि हम पहले ही ठीक कर दें। दूसरा कि हमें उनको जो है यही रोल प्ले, मुझे मेरा फेवरेट है, मुझे ऐसा लगता है कि रोल प्ले से सिखाना चाहिए। जैसे अगर हम बच्चे को, इनफैक्ट ये रोल प्ले से, जैसे बच्चों को किसी से डर भी लगता है कि क्रोकोडाइल आ जाएगा, ये तो मैंने ये बहुत किया अपने बच्चों के साथ बचपन में कि अच्छा मैंने उसको कोई स्टोरी, मैंने कहा अच्छा आप क्रोकोडाइल बनो, मैं लायन में, तो हाँ लायन खाएगा। तो वो एक तरीका है। तो बचपन से ही जो है बच्चा इस तरह से समझ पाता है। तो इस तरह से हम डर भी बच्चों के निकाल सकते हैं, है ना, कि देखो सांप आया, उसने काटा पर कुछ भी नहीं हुआ, है ना, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको रियल और इमेजिनरी में नहीं पता फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो उसको जो आप ये रोल प्ले करते हो, इस तरह से आप उसको ट्रेन करते हो उस सिचुएशन के लिए। तो वो एक बहुत अच्छा हम आई थिंक स्टेप कर सकते हैं कि बच्चों को कि मैं आपकी क्लासमेट हूँ, आपको मेरे से फ्रेंड बनना है। अब आप ना, मैं आपकी फ्रेंड नहीं बनना चाहती, अब आप मुझे अपनी फ्रेंड बना के दिखाओ। तो वो आएगा, कुछ ट्राई करेगा, कैन यू बी माई फ्रेंड। तो इस तरह से बच्चे सीखेंगे कि कैसे फ्रेंड बनाते हैं, है ना, और कैसे। तो आई थिंक मैंने जो ट्राई किया है, मुझे ये सबसे बेस्ट टिप लगी है रोल प्ले वाली। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में पेरेंट्स के पास टाइम है नहीं, और सिबलिंग्स नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये सिबलिंग्स नहीं है। सिबलिंग्स इसलिए भी नहीं है बिकॉज मुझे भी बहुत लोगों ने ये बोला दैट वी कांट अफोर्ड। मतलब इफ यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख सैलरी, देन व्हाई आर यू थिंकिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू अफोर्ड द सेकेंड चाइल्ड। मतलब अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चाइल्ड करने लगे हो, ये सीरियसली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, अफोर्डेबिलिटी, टाइम, ये सारी चीजें बहुत जरूरी, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है। पहले सपोर्ट सिस्टम होता था, तो अब वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मदर्स भी बाहर है, फादर्स भी बाहर है, और बच्चा अकेला घर में है। तो ऐसा भी देखा है मैंने। बट आई थिंक अगर सिबलिंग होगा तो दोनों शायद बेटर, डेफिनेटली बेटर डिसीजन ले पाएंगे और इजीली, मतलब उन दोनों के लिए मम्मी पापा के बिना रहना भी शायद ज्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, सिबलिंग से फर्क तो पड़ता ही है। या तो सिबलिंग नहीं तो फिर आप खुद टाइम दो, या फिर आप इस तरह का कोई दादा दादी हो, कोई ना कोई, मतलब एक देखो, एक इमोशनल पिलो आपको उसको देना है कि जहाँ वो अपने इमोशंस शेयर करे। तो उसके लिए आपकी मर्जी, आप क्या क्रिएट करते हो। चाहे आप सिबलिंग करो, देखो सिबलिंग्स का तो ऐसा है कि जब बच्चा एक टीन एज में आता है तो वो ना पेरेंट से हर बात नहीं कर पाता। तो ऐसे में एक सिबलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके अंदर का जो दबाव है वो उससे शेयर कर पाता है। हाँ, मैं भी अपनी बहन के, मतलब अभी पॉडकास्ट के लिए जाना है, हाँ ठीक है, तू मुझे ये बता दे कौन सा बेटर लग रहा है, ये वो इसमें इयररिंग्स, तो वो आई थिंक वो जो टच है, और शायद आप, मुझे ऐसा लगता है कि जनरली कि आप ना उसमें जा ही नहीं पाते हो कि आप इमोशनली ड्रास्टिक स्टेप, क्योंकि आपके पास एक है पर्सन जिससे आप पूछ लोगे यार लो फील कर रही हूँ, बता ना क्या करूँ, ठीक है। लेकिन आजकल सिंगल चाइल्ड होने की वजह से भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, और पेरेंट्स के पास टाइम ना होना, ये तो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं इस पर एक थोड़ा सा बताऊंगी कि जैसे कि अब सब बोलते हैं कि यार मेंटल थेरेपी सब इंडिया में अब आई है, पहले बाहर थी। बाहर क्यों थी, इंडिया में क्यों नहीं थी, और अब क्यों आई है? तो जैसे कि पहले क्या था, इंडिया में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो मम्मी ने डांटा, बच्चा दादी के पास चला गया, बिल्कुल ठीक है, भाई बहन के पास चला गया। तो इस तरह से कजन्स मिलते थे, है ना, मासी के पास चला गया। तो कहीं ना कहीं उसको वो इमोशन मिल रहा था, तो उसको मेंटल थेरेपी की जरूरत नहीं थी। पर बाहर शुरू से यही कल्चर रहा है कि 2 लोग। तो अब इंडिया में भी क्योंकि वो कल्चर आ गया है कि भाई न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो हम भी वही चीज फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए
कोई इट्स ओके अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो आप एटलीस्ट एक प्रॉपर, जैसे कोचेज हैं, पेरेंट कोचेज हैं, या आप उन लोगों से, ज़रूरी नहीं है ये कोई मेंटल, हम इसमें थेरेपी नहीं देते हैं, ये सिंपल हम आपको बस कुछ स्टेप्स, टूल्स जो हमने सीखे हैं, किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, वो हम आपको सिखाते हैं। तो इसको ऐसे ना ले कि नहीं मेरे बच्चे के दिमाग में कोई मेंटल प्रॉब्लम है कि मैं क्यों जाऊँ कोचेज के पास, राइट। तो वो एक स्टिग्मा हमें हटाना पड़ेगा, और हमें कोचेज जो भी जिस भी प्रॉब्लम है, अगर हम एज अ पेरेंट है तो पेरेंट कोचेस के पास जाएं, बिल्कुल, रिलेशन की कोई चीज़ है तो रिलेशनशिप कोच के पास जाएं, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि पूरा सिस्टम बदल रहा है। बिल्कुल, अब हमारे पास नहीं है दादा दादी या वो लोग नहीं है जो हमें सिखाते थे, तो इस चेंज को हमें अपनाना पड़ेगा। इस चेंज को अपना के ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक हम जो है पूरे सिस्टम को चेंज कर पाएंगे। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था, अ हैप्पी मॉम कैन रेज अ हैप्पी चाइल्ड। आपको क्या लगता है? ये बहुत ही प्यारा कोट है और मेरा फेवरेट है। ये मेरी बुक जो मैंने लिखी है द मदरहुड मेज, जिसमें ये बताया है कि किस तरह से एक विमेन का, एक औरत का जो है जीवन बदलता है माँ बनने के बाद, इमोशंस, फिजिकल, ये सारी चीज़ें किस तरह से बदलती हैं, उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। करियर से, पढ़ाई से, वो किस तरह से जूझ के उस पूरी दुनिया को अपनाती है। तो उसमें मैंने भी ये लिखा है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माँ जो होती है ना, वो घर का सेंटर होती है। आप देखोगे कि किसी दिन आप अगर मान लो सोते रह गए तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। अगर किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, आप थके हुए, आप सुबह नहीं उठ पाए, आपको तेज बुखार है, तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो आप इसी से लगा सकते हो कि किस तरह का मदर का जो एक रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। बट सोसाइटी नहीं समझ पा रही। हाँ, सोसाइटी तो अभी भी यही कहती है ना, वो आपके अच्छी चीजों को देख ही नहीं पा रही है, वो सिर्फ यही देख पा रही है कि प्रॉब्लम आप में है। अगर आपका बच्चा लेट उठा, आप लेट उठे हो, ये नहीं कि आपकी तबीयत खराब है, आप लेट क्यों उठे हो, प्रॉब्लम सिर्फ मॉम में है। अब फॉरेन में क्या होता था, बिकॉज मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, तो हमारे ऑफिसेज में बड़े बड़े MNCs में हायर पोस्ट पे, मतलब बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे लोग होते थे, तो वो करते थे ये वहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है कि मदर की ही ड्यूटी है कि वो सुबह उठेगी और वो ही बच्चे को भेजेगी। अगर मदर की तबीयत खराब है तो फादर उठेंगे, फादर विल प्रिपेयर लंच, वो छोड़ के आएंगे। तो इस तरह से इक्वल, तो हमने फादर विल प्रिपेयर लंच, यहाँ पे फादर को आप अगर एक कप ऑफ टी के लिए भी बोल देना तो वो भी एक सोसाइटी का एक मुद्दा है कि ये बनाएंगे। बट आई थिंक काफी पेरेंट्स अब काफी इम्प्रूवमेंट है, अब है। आज के जो जनरेशन के लड़के हैं वो काफी सीख रहे हैं और काफी चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। बट हाँ, एक हैप्पी मॉम होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें ये समझना है साइंटिफिकली ब्रेन के थ्रू कि हमारे बच्चे में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। सो जो हम बिहेव करते हैं वही हमारा बच्चा देखता है। तो अगर मदर खुश है तो बच्चा अपने आप उससे खुशी लेगा। क्योंकि देखो, अभी तक जो चलता आ रहा है, या कहीं ना कहीं अभी भी वो है कि जो फिनेंसेस हैं वो फादर के हैं, ठीक है, वो, लेकिन जो बच्चा इमोशंस है ज्यादातर टाइम आज भी वो मदर के साथ ज्यादा बिताता है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर मदर खुश होगी तो वो बच्चे को खुशी से रख पाएगी। और अगर मदर ही अंदर से ट्रॉमा में है, मदर का ही इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं हुआ है, उसके ट्रॉमास हैं, उसको कोई पूछ नहीं रहा है घर में, जैसे कि इस पर एक बहुत अच्छा मैंने बुक में भी लिखा है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि जब बच्चा होता है तो आपके खुद के रिश्तेदार और सब लोग यही पूछते हैं बच्चा कैसा है, बच्चा रो रहा है, बच्चे को क्या हो गया, और माँ कहीं साइड लाइन हो जाती है। तो वो जो है ना, वो फीलिंग बहुत लोनलीनेस में उसको ले जाती है। तो आई थिंक कि वो अगर मतलब हम एक अच्छी माँ को उस टाइम प्रेफरेंस देना और उसको संभालें तो वो बच्चा संभाल लेगी। आप बैठ जाओ, मैं यही कहती हूँ, जो मेरे आता है, आप वाइफ को करो, आप वाइफ को करोगे ना तो वो आपका बच्चा संभाल लेगी, वो आपका पूरा घर संभाल लेगी, आपके पेरेंट्स को संभाल लेगी। पर अगर आपने उसको अकेला छोड़ दिया ना, तो ये समझो कि आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार कर लो, आप अपने बच्चे को एक अच्छा बच्चा कभी नहीं बना पाओगे, एक सक्सेसफुल चाइल्ड कभी नहीं बना पाओगे। सो ये समझना आई थिंक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी 5 बातें जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। 5 बातें जो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, वैसे हम बहुत कुछ कह देते हैं। हाँ, बहुत कुछ कह देते हैं। ठीक है, जब हमारे इमोशंस उमड़ते हैं, वही जब हम हील नहीं होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बेकार बात है, जो आई थिंक सबने सुनी होगी, कि ना कोई भी बच्चा छोटी सी गलती कर देता है तो बोलते हैं अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू निकम्मा है, तू जिंदगी में क्या कर लेगा, तू सुबह तो उठ नहीं पा रहा है, तू क्या पहाड़ तोड़ देगा। तो इस तरह की बातें कि अगर एक गलती कर दिया तो अब तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा। वो दूसरा कि तू तो गधा है, इस तरह के वर्ड्स यूज करने, या फिर तू
किसी लायक नहीं है ना, इस तरह की चीजें हमें बच्चों को नहीं कहनी चाहिए। तू क्यों पैदा हुआ, तूने तो हमारा जीवन खराब कर दिया, है ना। कई बार हम गुस्से में ये सारी चीजें हमारे मुंह से निकल जाती हैं, तो ये बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ देती हैं। तो आई थिंक ये वाली चीजें जो है ना, हमें बहुत सोच समझ के बच्चे को माइंडफुल, इसीलिए मैंने रखा है। बहुत सारी चीजें थी कॉन्शियस ये वो, पर मुझे लगा कि नहीं, माइंड से हम सब रिलेट कर पाते हैं कि हम सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। उससे बेटर एक टेक्निक है कि अगर जब आपको गुस्सा आ रहा है और बच्चा आपको नहीं अच्छा लग रहा, वो क्या कर रहा है, तो आप शांति से थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें, एक बाउंड्री बना लें, थोड़ी देर के लिए जाएं, किचन में जाएं, पानी वानी पिए, तो आप देखोगे कि आप काम हो जाओगे और फिर आप वापस से उस चीज में नहीं जाओगे। तो ये एक टेक्निक हम कर सकते हैं सारी मॉम्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो हमें बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए 5 चीजें जो बोलनी ही चाहिए उनको। देखो, अब 5 चीज़ें बोलनी भी चाहिए और सही टाइम, दिन भर तो बोलनी ही चाहिए, पर सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो रात को सबसे अच्छा काम करता है और जब हम सुबह उठते हैं। तो रात को ये बातें ज़रूर अपने बच्चे से डिस्कस करें, क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स हैं, दिन भर में सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, बट रात को सोने से पहले इसे एक रिचुअल बनाए कि जैसे हम हाथ जोड़ते हैं भगवान को रोज, है ना, ऐसे ही ये रिचुअल बनाना है। और ये ऐसा नहीं है कि बड़े, जितना आप जल्दी बच्चे से करोगे, चाहे उसको समझ में ना रहो, वो 1 साल का हो, तब भी आप उससे ये बातें करनी शुरू कर दोगे बचपन से ही। जब वो होगा रात को, उसके सर पे आप ऐसे हाथ रखो और उसको आपको बोलना है आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपको उसे बोलना है कि मैं आपको बहुत ट्रस्ट करती हूँ, आपने अगर कुछ भी किया होगा तो शायद इसका कोई रीज़न होगा, मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ। अगर बच्चा आपको कुछ गलत बोल भी दे दिन भर में, है ना, ऐसा बहुत होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उन बच्चों के साथ, तो भी आप बच्चे के सर पे हाथ रखें, रात को बोले कि तुमने मुझे ये कहा, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, है ना। तो उससे क्या है कि खुद में भी पॉजिटिव फीलिंग्स आनी शुरू होती हैं, और बच्चे को जो हम रात को बोलते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये जाता है कि हाँ, मम्मी मुझ पे ट्रस्ट करती है, मम्मी मुझे प्यार करती है ना। और सबसे बड़ी बात कि आप यूनिक हो, कंपैरिजन इससे हम बहुत कम कर सकते हैं कि आप यूनिक हो, आप एक्सेलेंट हो। इस तरह से पॉजिटिव हम बच्चों के बारे में बोल के उनको, आई थिंक, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो हमें बच्चों को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को सक्सेसफुल और सुपरस्टार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की स्ट्रेंथ जानना। अगर आप देखो, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, रोनाल्डो, है ना, और स्टीव जॉब्स, जितने भी बड़े लोग हैं, उन लोगों ने कहाँ फोकस किया? अपने बच्चे की स्ट्रेंथ पे फोकस किया। और हम जो कॉमन आदमी है, हम क्या सोचते हैं, तू पढ़ नहीं रहा है तो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल, है ना। उसकी क्या स्ट्रेंथ है वो हमें मतलब ही नहीं है, चाहे वो कितना भी सबके अच्छा, लिए पढ़कर इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो है भी नहीं, वो सक्सेस भी नहीं है। मैं मानती ही नहीं उसको सक्सेस। बिल्कुल, आपके बच्चे के 90 नंबर आके, 100 नंबर आके, वही सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस सबसे बड़ी मैं मानती हूँ कि आपका बच्चा हैप्पी रहे, खुश रहे। बिल्कुल, वो खुश कब रहेगा? जब वो अपने मन का काम करेगा और जिस चीज के लिए वो बना है वो करेगा। बिल्कुल। आई थिंक मरते तक, दम तक भी हम लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि हम किस लिए बने हैं, हम ढूंढते ही रह जाते हैं। एक टूल है बहुत अच्छा, गिफ्ट। ये है जीनियस आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट टेस्ट। इसमें हम बच्चों के जो हमारे ये थम्स और ये फिंगर्स होती हैं, उसका फिंगरप्रिंट लेके उनकी सारी स्ट्रेंथ, उनकी पर्सनैलिटी, उनके बारे में, मतलब ये समझो आप जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी से कुंडली निकालते हैं ना बच्चों की, वो कुंडली तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि प्लैनेट्स तो मूव करेंगे, लेकिन इससे हम अपने बच्चे को एक सक्सेसफुल चाइल्ड बना सकते हैं, एक हैप्पी चाइल्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या वो फिंगरप्रिंट से उसके स्ट्रेंथ निकल जाते हैं? हाँ, क्योंकि हमारा पूरा जो सिस्टम है, जो हम बने हैं, वो सारा हमारा माइंड और ब्रेन है। तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस, वो सेम टाइम पे बनते हैं मम्मी के वूम में, मदर के वूम में, जब हमारा ब्रेन बनता है। तो ब्रेन और इनका कनेक्शन से होता है। अगर हम ये लेते हैं तो इससे हमारे जो है पूरा ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स हैं, क्या है, और बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है। कोई मतलब आपका कोई क्लाइंट रहा हो या आपने किसी पे भी ये ट्राई किया हो? बहुत क्लाइंट है, हाँ, बहुत क्लाइंट है जो लोग करते हैं, और ये आप कभी भी करवा सकते हो। बच्चा जब वो देने लायक हो, लाइक 2 साल से, 1.5-2 साल से आप करवा सकते हो। जितनी जल्दी करवाओगे उतना अच्छा। कैसे, मतलब कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रेंथ्स हैं? उसी में सारा आता है, पूरी 25 पेजेस की रिपोर्ट होती है। जैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं, बट हाँ, इसमें आपकी 25 पेजेस की रिपोर्ट आती है, जिसमें आपके ब्रेन के सारे, आपका क्या पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्या पार्ट, इवन इससे ये तक आप बता सकते हो कि बहुत लोग बहुत ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं।
आपने देखा होगा गाड़ी चलाते वक्त, और कुछ लोग तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल। तो इसमें ये भी आता है ओके कि जो हमारा जो लोब है हमारा, इसमें 10 लोब होते हैं, तो टोटल एक लोब है जो कमजोर अगर है तो वो बंदा ड्राइविंग में नहीं चला पाएगा। तो हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सब हमारे ब्रेन से है। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्रेन में लोब्स हैं जो हमारा ये सब बताते हैं, तो वो पूरा उसमें निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल कि मतलब मुझे देखना है कि मेरा बच्चा डांसर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, बनेगा नहीं वो किस क्योंकि देखो ये तो आपको पता ही है कि अभिमन्यु और अर्जुन के बारे में है ना। अर्जुन ने जब वो पेट में था तो अर्जुन ने उसको उसके बारे में बताया था, चक्रव्यूह के बारे में घुसना सिखाया था, है ना। तो उसने सीखा। ऐसे ही आपकी मेंटल कंडीशन क्या थी, आपके आसपास का माहौल क्या था, उसके हिसाब से ही आपके बच्चे का ब्रेन बन चुका है। ओके तो 9 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो 9 महीने में आपने जो किया उसके हिसाब से आपके बच्चे का एक ब्रेन, एक पर्सनालिटी, सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, तो उसमें मतलब क्लियर हो जाता है कि ये इस चीज पे फोकस करेगा तो चांसेस ज्यादा और किस चीज में जैसे वो कमजोर है तो हम उसके लिए एक्टिविटीज भी देते हैं कि आप अपने बच्चे को ये चीज करवाओ, ये करवाओ, क्योंकि फाइनली सारे कनेक्शन हम बन जाते हैं। तो किस तरह से उसको करना है उसमें पूरा मतलब वो एक तरह से मैंने कहा ना आपके ब्रेन की कुंडली है, आपको यही पता चल जाए कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। वो बहुत, अब जैसे आपका बच्चा ये तो आप करियर काउंसलिंग करवाओगे, आपको पता चलेगा डॉक्टर है, पर कौन सा डॉक्टर है उसमें आपको ये भी पता चलेगा। अगर उसकी फाइन मोटर स्किल्स नहीं है तो वो सर्जन नहीं बन पाएगा। वो डॉक्टर, ठीक है, सपोज कोई डॉक्टर है, उसका बेटा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल खोल सकता है अगर वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हो। तो ये छोटी छोटी बारीकियां पूरी हम उसको डिकोड, ये जरूर ट्राई करना चाहूंगी। बिल्कुल आप करवाइए, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। मैंने भी करवाया है। और इवन पता है आपको अभी तो ऑफिसेज में ये करवा रहे हैं कि बंदा आया है फाइनेंस का लेकिन उसका क्रिएटिव अच्छा है। अब जब मैंने भी अपना करवाया तो क्रिएटिव बहुत अच्छा निकला। तो मैं अपनी जो भी रील जो भी होता है मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ, मुझे पता चला कि मैं खुद करती हूँ। तो है ना, जैसे तो कई बार हमारे ऐसे इनर टैलेंट है जिन पे हमने काम ही नहीं किया। तो मैं वही कह रही हूँ कि 40-50 तक भी हम ढूंढते रहते हैं कि हमें क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे में अच्छे नहीं है। मैं बहुत अच्छी थी, इंजीनियरिंग की मैंने बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना इसमें जो मुझे एक सुकून मिल रहा है बिल्कुल वही सक्सेसफुल है। जो आपने पूछा था क्वेश्चन कि सक्सेसफुल कैसे बने, तो सक्सेस किस में है? सक्सेस टॉप करने में नहीं है। सक्सेस है कि क्या आप खुश हो। अपने आप से एक क्वेश्चन जाके पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूँ, क्या मुझे मजा आ रहा है। बस अगर आपका बच्चा खुश है, मजे से फोटोग्राफी भी कर रहा है, तो वो सक्सेसफुल है। बिल्कुल। बच्चे टेंट्रम्स बहुत थ्रो कर रहे हैं आज के टाइम में, तो आई थिंक शायद हम भी करते होंगे, बट शायद इस पर इतना कभी फोकस किया गया नहीं। बट आज के टाइम में ये बहुत कॉमन टॉपिक है, तो इसको कैसे मतलब किस तरीके से अपने बच्चे को इसमें मैनेज करना है? देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टेंट्रम होते क्या है। टेंट्रम अच्छे हैं बुरे हैं? आपके अकॉर्डिंग क्या है टेंट्रम, अच्छे हैं बुरे हैं? नहीं, वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर वो कुछ मतलब टेंट्रम्स अगर वो किसी पॉजिटिव चीज के लिए कर रहा है तो आई थिंक इट्स ओके, नो इश्यूज। लेकिन टेंट्रम्स, अब एक फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे हम कभी मैं जा रही हूँ, एक बच्चा लेटा ही पड़ा है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो कि ये, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसे कंट्रोल कैसे करूँ मैं। तो सबसे बड़ी बात यही मैं चाह रही थी सुनना जो आपने कहा। तो ओके, सो टेंट्रम, पहले ये समझना है कि टेंट्रम बुरे नहीं है, टेंट्रम नेचुरल है। जैसे आप दुखी हुए, आपकी आंखों से आंसू आए, बिल्कुल ये नेचुरल है ना। तो ऐसे ही टेंट्रम है। जो हमारा ब्रेन है, तो मैं आपको थोड़ा सा हाथ से समझा देती हूँ कि जैसे हमारा ब्रेन है तो ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये आगे वाला पार्ट, ये जो है। तो हमें आई थिंक आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि ये जो है ये हमारा 25 साल में बनता है। ओके, ये 25 साल तक डेवलप होता है हमारा। ये तो बोलते नहीं है बाद में शादी करेंगे, अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं थी तभी शादी कर दी। तो वो जो मैच्योरिटी, वो एक्चुअली हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डेवलप होता है 24 से 25 साल तक। ओके, तो आप समझ, उसके अलावा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो बच्चे हैं, हम सब में जब बच्चा बर्थ लेता है तो हम सब में, कोई भी बच्चा, उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। चाहे वो आइंस्टाइन ही हो, सब में बराबर होते हैं। तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और एक छोटे बच्चे में 1 मिलियन, कैन यू बिलीव, 1 मिलियन कनेक्शन बनते हैं हर सेकंड। ओके, इतना दिमाग में ना चल रहा होता है, इतना दिमाग तेजी से चल रहा होता है। और 3 साल में, ये रिसर्च में ये पता चला है कि 3 साल के बच्चों में, जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा हो एक एडल्ट के, उसके कंपैरिजन में डबल कनेक्शन चल रहे हो। ओके, दूसरा कि आप खुद समझो कि
और उनका मान लो ये इमोशनल ब्रेन होता है, इसको हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो इमोशनल ब्रेन होता है ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इमोशनल ब्रेन काम कर रहा है पर ये डेवलप ही नहीं हुआ है। ओके। तो अभी बच्चा सोच समझ नहीं सकता, ओके। है ना, बट वो राइट। उसका सिर्फ इमोशनल ब्रेन काम कर रहा है, तो वो टेंट्रम आएंगे ही। ओके। तो यही पहचान है, इसलिए आपने देखा टॉडलर्स के ज्यादा हाँ, होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना, वो लेट जाते हैं। बिल्कुल। बड़े होके एटलीस्ट वो वाले नहीं नहीं होते, करेंगे। वो लेट हाँ, जाते हैं सही मॉल बात में है। या बहुत ज्यादा रोते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती कि हम क्या करें, तो ये अब ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, जोर से चीखने लगते हैं। अब ब्रेन में हमारे एक स्विच होता है, क्योंकि ये सोचने समझने की शक्ति तो चली गई, और अगर हमें इसे थोड़ी बहुत लानी भी है बच्चों में, तो हमें प्यार से उनको बोलना पड़ेगा। हमारे ब्रेन में एक स्विच होता है, हम सबके, ठीक है। तो वो स्विच क्या है, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। अब जैसे आप सोचो कि आप बैठे हो और एक बड़ा सा आदमी अभी आपसे बात कर रहा होता है आपके सर पे खड़ा होके, क्या कर रहा है क्यों कर रहा है, तो आप क्या होता, आपका वो जो स्विच था वो ऑन हो जाता और आप एकदम से फ्लाइट, फाइट और फ्रीज 3 मोड होते हैं जिसमें हम जाते हैं, है ना। तो फ्लाइट हो गया कि भाग जाते होंगे कुछ लोग, जेंट्स में देखा गया है कि बात कर रहे हो नहीं पसंद तो वो भाग जाते हैं। फाइट में क्या होती है है ना। और आपने देखा होगा जो बच्चे थोड़े से सहम जाते हैं या कुछ लोग सहम जाते हैं। तो इस तरह से 3 मोड होते हैं जो हमारा ब्रेन काम करता है। तो टेंट्रम्स भी कुछ ऐसा ही होते हैं कि हम, एक तो बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, ये समझना है कि वो नेचुरल है, क्योंकि इस टाइम इतना उसके ब्रेन में चल रहा है सब कुछ, कनेक्शंस बहुत स्पीड में है। तो अगर वो करता है ये नेचुरल है, पर हम इसे कैसे देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है कि हमें ऊपर चढ़ के खली बन के उसको नहीं करना है। अरे हम तो नहीं खली बन रहे होते, साथ वाले बन रहे होते हैं कि ये सिखाया तुमने। हम इधर उधर देख के हम भी खली बन जाते हैं, उठ उठ, और हम इतने ऊंचे हैं, वो इतना सा बेचारा इतना सा। हमें क्या करना चाहिए, हमें भी बैठना चाहिए वहां पर, नीचे बैठो, ठीक है। पहले उसके लेवल पे आओ हमेशा, चाहे आपका बच्चा कुछ भी किसी भी उसमें हो, कोई भी टेंट्रम हो, चाहे वो टीनेजर में टेंट्रम हो, चाहे वो टॉडलर टेंट्रम हो, ठीक है। तो आप पहले उसके आंखों में आंखें डालो, उसको ये ना लगे कि ये आदमी ऊपर से मुझे क्या बोल रहा है, है ना, क्योंकि वो क्या है, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं है। तो आपको उनके आई लेवल पे जाके उनको हग करो, इट्स ओके। और अगर आपको बच्चे को नहीं भी देना होता ना, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हमें नो का मतलब क्या होता है, जा, नहीं दे रही, और फिर हम चले जाते हैं। हमें वेरी कॉमन, बहुत कॉमन। तो हम, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्यार मतलब चीज दी तो प्यार है, चीज नहीं दी तो प्यार नहीं। बिल्कुल। ये जो एक बिहेवियर आता है ना, उसे तोड़ना बहुत जरूरी है कि बेटा मैं आपको चीज भी नहीं दूंगी, बट आई लव यू, कम आई हग यू। सो मैं अपने डॉटर के साथ, छोटे वाले के साथ काफी करती हूँ, तो कि वो बोलेगी मम्मा मुझे ये चाहिए, मैं कहूँगी ये तो नहीं मिलेगा, बट आप आ जाओ, बट मम्मा लव्स यू। सो बच्चे को ना इन दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है बचपन से ही, कि बेटा ये आपको हम नहीं देंगे, बट आई लव यू, है ना। उसके साथ नीचे बैठ जाओ, उसको भी ऑड ना लगे, तो और उसको गोदी में उठा के, उसको कोई बात नहीं, जिद कर रहा है, रो रहा है, कोई बात नहीं बेटा आप रो लो, अपने दिमाग में सोचो यार इसके तो कनेक्शन चल रहे हैं, ये तो है है ना, ये तो करेगा। अब जैसे शुरू नहीं करने अपने जैसे आप शादी में जाते हो, आपको पता होता है कि ये तो मुंह फुला के बैठेगा, तो आप क्या करते हो, आप उससे ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि तू आएगा और नाचेगा। तो हमें, बच्चा तो टेंट्रम करेगा, नेचुरल है, और हमें जो है, हमें अपना रिएक्शन बदलना है और रिस्पॉन्ड करना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है, ये आपको ब्रेन की और ये सारी जो है कोचेस के पास जाके समझ में आती है। अब इनके इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी बुक्स पढ़ोगे, बिल्कुल हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस तो आता ही है छोटी छोटी चीजों का। जो अपकमिंग पेरेंट्स हैं उसके लिए कोई सजेशंस देना चाहें आप? मैं जो सबसे बड़ा सजेशन देती हूँ मतलब जो मेरा फेवरेट है, कोई भी अगर मेरे पास न्यू पेरेंट आता है तो मैं कहती हूँ, उसके हस्बैंड को बोलती हूँ, देखो सबसे ज़्यादा आप अपनी वाइफ का ध्यान रखो, और वाइफ को बोलती हूँ कि आप हस्बैंड का, क्योंकि ये बात हमने पहले भी कही है कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, आपको सिखाना नहीं पड़ता। हमें ना क्या लगता है कि हम भाषण देंगे और बंदा सीख जाएगा, है ना, पर ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात है जब वो देखेगा ना साइड में बैठा कोने में कि मम्मी पापा कैसे बात कर रहे हैं, मम्मी पापा में कितना प्यार है, बिल्कुल, तो वो अपने आप सीख जाएगा, है ना, किस तरह से मैनेज करें। मम्मी ने कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पापा ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं कर रहा हूँ, है ना, पापा लेट आए, मम्मी ने थोड़ा सा एफर्ट मारा। तो आई थिंक कि वो एक सबसे अच्छा जो हम एक बच्चों के लिए रोल प्ले कर सकते हैं वो ये है कि माँ बाप अच्छे से रहे, आपस में एक दूसरे को प्यार करो,
और बस अपने आप आपका जो बच्चा है वो ग्रो करेगा बहुत अच्छा। दूसरा, उसकी Very स्ट्रेंथ nice. पे काम करो, ना कि उसकी वीकनेस पे, हम्म, उसकी कमियों को ना देख के, क्योंकि हर पेड़ अलग होता है ना, हर पेड़ अलग होता है। अगर रोज अलग है, कैक्टस अलग है, तो कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। बिल्कुल। हम कहें कैक्टस बहुत बुरा है, भाई राजस्थान में तो होता ही वही है, तो हाँ, आप क्या करोगे, वहाँ गुलाब थोड़ा ना उगाओगे आप, राइट? बिल्कुल। कश्मीर में गुलाब होगा तरह तरह के। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हर कोई अलग है, बिल्कुल। है ना। सो बच्चे की स्ट्रेंथ कि हमारा बच्चा कौन सा पेड़ है वो जान के उस पे काम करना। और दूसरा यही कि आपस में, क्योंकि देखो एक पेड़ है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने देखा है अभी के टाइम पे, पहले आपने देखा होगा हम लोगों को इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती थी, पैदा हो गए ठीक है बढ़िया है ना, माँ की बड़ी सेवा होती थी, लड्डू खिलाए जाते थे, ये किया जाता था तो है ना। तो जब मेरा छोटा भाई भी हुआ तो मैंने देखा कि बड़े लड्डू वगैरह, पर हम लोगों को तो याद ही नहीं है, मैं जिससे भी बात होती है किसी को याद नहीं है कि हमें किसी ने लड्डू या हमारे साथ वैसा ट्रीटमेंट हुआ हो उसका। क्योंकि देखो जैसे एक पेड़ है, अभी क्या हो गया है ना कि बहुत ज्यादा जैसे ही बच्चा होता है एक पॉजेसिवनेस आ जाती है फैमिली में। तो पर आप ये देखो कि पेड़ की आप कितनी भी पत्तियां काटते रहो, अगर उसकी जड़ में ही आप पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, तो वो कैसे बनेगी। तो माँ बाप भी एक जड़ होते हैं। तो अगर माँ बाप अच्छे से रहेंगे, समझेंगे चीजों को, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा भी है कि जैसे कि मदर बहुत ज्यादा कर रही है, फादर जो है वो अपना कुछ पार्टीज कर रहे हैं या अपना बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, ऑफिस का है। तो जब हम एक बच्चा प्लान करते हैं ना, तो आजकल उसकी भी काउंसलिंग होती है कि अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हो उससे पहले ही आप एक काउंसलिंग लो। दोनों बिजी हैं, उसमें देखो कि कहाँ पे आप बच्चे को फिट इन कर सकते हो, है ना। कोई भी हम नई चीज़ लाते हैं, हम डॉग भी लाते हैं, तो हम उसके लिए एक अलग रूम वगैरह बनाते हैं, है ना, उसके लिए टाइम निकालते हैं कि इसको घुमाना है, ये करना है। तो फिर बच्चा तो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना, तो आप उससे पहले काउंसलिंग करो, देखो कि भाई हस्बैंड इतने बिजी हैं, हम इतने बिजी हैं, किस तरह से हम लाइफ में एडजस्ट करेंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ सकता हूँ और बच्चे को टाइम दे सकता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो वो पूरा जो है ना वो सिस्टम एक बनाया जाता है, तो उस तरह से वो बच्चे को फिट इन करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आज के टाइम में आपके पास ज़्यादा मतलब पेरेंट्स किस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं? देखो सबसे ज़्यादा जो बच्चों में देखा जा रहा है कि हाइपर एक्टिविटी बहुत है, बच्चे है ना बहुत ज़्यादा। दूसरा स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम उनके रूट कॉज में जाते हैं अंदर, तो वो कहीं ना कहीं यही देखा गया है, चाहे वो ADHD हो, चाहे वो कोई भी डिसऑर्डर हो, कि वहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। एक तो स्क्रीन टाइम बच्चे का बहुत ज़्यादा है, दूसरा मीठा बहुत ज़्यादा है। ये दो चीज़ें जो है ना, ये उन बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास आते हैं, और टीनेजर्स के काफ़ी आते हैं, क्योंकि टीनेजर्स में आजकल बुलिंग, एंजाइटी, एंगर, तो इस टॉपिक के बहुत। आपको क्या लगता है मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न देखो वही है कि स्क्रीन है, और कहीं ना कहीं क्या है ना कि हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि भाई मोबाइल ये सब हट जाए, दुनिया वापस आ जाए 50 साल पुरानी, ये नहीं होगा, इनफैक्ट ये बढ़ेगा। तो हम सब जो है ना एक तेजी के एनवायरनमेंट रह रहे हैं, हाई डोपामाइन बोलते हैं हम इसको, कि हमें डोपामाइन चाहिए हर बार, है ना, कुछ ना कुछ करना है। अब खाली बैठने की कैपेसिटी कम हो चुकी है, बुक रीडिंग खत्म हो चुकी है। हम बुक रीडिंग की जगह जाके कुछ और देखते हैं जो फटाफट मूव हो। सेटिंग्स है यूट्यूब में, हम उसे 1.5 और 2x में देखना चाहते हैं। और हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा एक बात है कि एड्स नहीं किसी को पसंद, रुकना ही पसंद नहीं है। मतलब हर चीज पे आप प्रीमियम खरीदो, स्पॉटिफाई पे प्रीमियम खरीदो। अब मुझे आदत है, मैं FM सुनती हूँ, अब उसमें बड़ी एड्स आती हैं, तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप क्यों सुनते हो ये सब, है कोई इतना सस्ता है, घर में सबके पास है, आप क्यों नहीं ले लेते, अपने फोन में भी आपने नहीं ले रखा। तो उसका पर्पज है कि मैंने क्यों सबका प्रीमियम नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो रुकना, कि जब एक गाना बज रहा हो तो दूसरे गाने के बीच में वो पॉज है। सो पॉज बहुत जरूरी है। तो हम उसको नहीं बदल सकते कि यार वापस से अखबार आ जाए और मोबाइल गायब हो जाए और दुनिया वो हो जाए, बट अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए कि पॉज लेने चाहिए। जैसे कि बच्चे को आप नेटफ्लिक्स और वो ये सब दिखाने से अच्छा, जो एक नॉर्मल टीवी नहीं हम मैं आज भी वो टीवी देखती हूँ, पता है आपको, मेरे घर में मैं वो टीवी देखती हूँ।
क्योंकि मैं पागल हो जाती हूँ, मेरे को लगता है यूट्यूब में अच्छा ये दबाया, अब क्या देखूं, दिमाग दौड़ता है। आप कभी नोटिस करना है इस चीज को, जो व्यूअर्स है मैं उनको भी कहूंगी, आप एक बार ट्राई करना कि आप यूट्यूब पे गए, है ना, कितनी देर आपको लगती है। आई थिंक 15 मिनट तो अब यही, मैं क्या देखूं, एक चीज लगाते हो, फिर दूसरी लगाते हो, फिर तीसरी लगाते हो, बिल्कुल, है ना। और उसका सही था ना, टाइम फिक्स है कि यही देखना पड़ेगा आपको। तो कई बार तो मैं क्या करती हूँ कि आप दूसरे टीवी पे जाओ, हाँ भाई आपको पता है अच्छा स्टार प्लस आ रहा है, ट्रैवल एक्स भी आ रहा है, फूड आ रहा है, आप गए वहां पे, एक बंदे की आधा घंटा रेसिपी आई, आपको एंड है, एंडिंग टाइम बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये हाई डोपामाइन एनवायरनमेंट में आपको ये देखना है कि चीज खत्म कब होगी, ये टाइमर्स लगाना बच्चों के साथ कि 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स, और उसको फॉलो करना कि खत्म हो ना हो, ठीक है, 20 मिनट्स 30 मिनट्स, तो पॉजेस देना बहुत जरूरी है। वो हमें अब क्या है, पहले हमारे खुद हो रहे थे कि सीरियल ही खत्म हो गया, अब क्या करोगे, ऐड आ गई तो ऐड नहीं देख रहे तो साइड पे कुछ कर रहे हैं, अब तो सबने प्रीमियम ले रखे हैं, बिल्कुल ऐड ही नहीं है। तो मतलब मैं खुद अपने यहाँ ऑट वन आउट हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे फोन में भी आप चेक कर सकते हो, मैं बिल्कुल प्रीमियम प्रेफर नहीं करती, मुझे नहीं चाहिए कि नॉन स्टॉप, मुझे अच्छा लगता है कि बीच में पॉज आया, उसकी बात भी सुनी मैंने, है ना। तो सुनने की पेशेंस पड़ती है, तो हमें अपनी पेशेंस पे काम करना है, पॉजेस पे काम करना है। तो हम डेफिनेटली इस एनवायरनमेंट में भी ना अपना पीस, अपना मेडिटेशन, शांति से बैठ के बच्चों के साथ, हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताती हूँ मैं, जो एज अ पेरेंट्स हम लोग मिलके बच्चों के साथ एक रूटीन बना सकते हैं, और बहुत बड़ी नहीं है। तो वर्किंग हो, आप घर में ना भी हो, तो घर में कब जब भी आते हो उतनी देर में आप रात को, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, डेली 15 मिनट भी अगर आप बच्चे के ब्रेन पे बैठ के उसके साथ काम कर रहे हो ना, जो हम एक्टिविटीज देते हैं, तो आप एक बहुत सक्सेसफुल बच्चा ग्रो करोगे, और फैमिली हैप्पीनेस बहुत ज्यादा आएगी। और वो पॉजेस जो है वो बहुत जरूरी है। सो हमेशा, इवन आप कार में भी हो, कहीं भी हो, तो टेक पॉजेस, थोड़ा सा रुक के अपनी ब्रीदिंग चेक करो, तो पॉजेस देते रहो अपने आप को। बिल्कुल ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग पेरेंटिंग में सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आप तोड़ना चाहेंगे? सबसे बड़ा मिथ यही है कि अगर हमने बच्चा पैदा कर दिया है तो हम पेरेंट बन गए, और अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कोई कोच नहीं चाहिए, बच्चे अपने आप हमें पल सब जाएंगे। आता है। हाँ, बच्चे अपने आप पल जाएंगे, आप सुना होगा आपने, सब सुनते हैं, कॉमन है। तो वो आई थिंक सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि बच्चे पहले पल जाते थे, क्योंकि बच्चे को रेस करने के लिए, मेरी मम्मी बोलती थी बच्चे को रेस करने के लिए पूरा गाँव चाहिए, है ना। लेकिन आजकल बच्चे को सिर्फ 1 या 2 लोग रेस कर रहे हैं, ठीक है, माँ और बाप, बस। तो इसीलिए ये मिथ बहुत ज़्यादा है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सो हेल्प मांगिए, है ना, और अपनी अच्छी फैमिली लाइफ करो, अपनी अच्छे से जॉब करो। और हम लोगों का काम ही यही है कि हम वो चीज़ों में डिस्कवरी करके, इतनी पढ़ाई करके आपको एक सही डायरेक्शन दे सकें कि क्या करना चाहिए, और अपनी गलतियों से जो हमने सीखा है ना। सो जो एक्सपीरियंस मॉम डैड है, उनसे बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या गलत हो सकता है, क्या चीज़ के क्या वो है। सो सबसे बड़ा मिथ इसी को दूर करने की ज़रूरत है कि जो है हमें सब आता है। ओपन होना चाहिए हमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए, बस। ठीक है। और आजकल वर्किंग होने की वजह से सबसे ज़्यादा गिल्ट आता है मदर में, तो मदर अपने गिल्ट को कैसे कम करे? मैं भी वर्किंग रही हूँ, और मैंने फिर उसके बाद फुल टाइम मॉम भी किया है, तो मैं दोनों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसको मैंने अपने बुक में बहुत ज़्यादा वो रखा है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि बात वर्किंग मॉम और घर की मॉम की बात नहीं है, बात यह है कि हाँ, गिल्ट हम में है, वो ना हमारा जनरेशन से चला रहा है, क्योंकि जो केयर गिविंग है वो विमेन का इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ऊपर ही है। तो इसी वजह से हमें ऐसा गिल्ट आने लगता है कि बच्चे ने ये नहीं खाया, या बच्चे ने क्यों नहीं खाया, ये सारी चीज़ें हम अपने ऊपर ले भी लेते हैं कहीं ना कहीं। तो गिल्ट के लिए वर्किंग मॉम को सोचना है कि देखो सब बराबर हैं, मतलब चाहे आप वर्किंग हो चाहे वो हो, आप गिल्ट मत रखो, क्योंकि ज़्यादा टाइम बिताना ज़रूरी नहीं है बच्चे के साथ। बच्चे के साथ अच्छा टाइम बिताना ज़रूरी है। ये हो सकता है कि एक मदर घर में हो, लेकिन पूरे दिन मैंने देखा है ऐसी मदर्स को किचन में है। हाँ बिल्कुल, तो वो वर्किंग आप वर्किंग ही हो। हाँ, मैं तो ये मानती हूँ कि हर मदर वर्किंग है, चाहे आप या तो आप बाहर और घर कर रहे हो, या फिर आप घर कर रहे हो, बल्कि घर में अगर आप हो पूरे दिन, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, बिल्कुल, है ना। कंपैरेटिवली अगर आप थोड़ी देर बाहर जा रहे हो, अपने दोस्तों से मिल रहे हो, तो आप कूल डाउन हो जाते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्किंग मॉम्स को ये समझना, मॉम्स, कि आप जो है
ऐसा नहीं है कि आप कम टाइम दे रहे हो, इसकी वजह से आपका बच्चा अच्छा नहीं हो। आपका बच्चा देख रहा है कि उसकी मॉम सुबह से शाम मेहनत करके आ रही है। बस आपको क्या करना है कि जब आप घर जाओ, अपना सारा जो टेंशन है उसको साइड पे रख के आप जाओ और अपने बच्चे को एक क्वालिटी टाइम बिताओ। क्योंकि उसको ना वो आधा घंटा भी अगर आपने उसके साथ खुशी से बिता लिया, बिना उसको ज्ञान दिए, तो वो बस उसको पूरे 24 घंटे नहीं चाहिए आपके। बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट है, वो सब कर लेते हैं। बस वो जो आधा घंटा है, अगर आपने वो उसमें उसको निचोड़ दिया ना, उसमें अपने क्वालिटी दे दी कि कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल साइड पे, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसके साथ खेलो। तो फ्री प्ले बहुत ज़रूरी होता है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि फ्री प्ले ज़रूर करो। जैसे कि तकिया है, हमेशा क्या होता है ना, खेलना भी आजकल पेरेंट्स क्या समझते हैं कि क्लास में खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल, चैंपियन बन, वो मैं नहीं मानती क्वालिटी टाइम या वो कि क्लास छोड़ा है ले आए, नहीं। आपको थोड़ा टाइम अपने बच्चे के साथ, आप 8 बजे आओ, 9 बजे आओ, 9 बजे रखो, आके उसके साथ डिशुम डिशुम करो, पिल्लो फाइट करो, उसके साथ लूडो खेलो, बोर्ड गेम्स बहुत ज़रूरी है खेलना। तो है ना, तो उससे आप देखोगे कि आप करके देखो, आपको गिल्ट ही नहीं होगा। यस, मतलब क्वालिटी टाइम मैनेज जैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि बच्चे को आपके 24 घंटे चाहिए भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि उससे आप भी इरिटेट हो जाओगे, वो भी हो जाएगा। तो इसलिए क्वालिटी टाइम, जितना टाइम बिताओ वो अच्छा होना चाहिए। इस वीकेंड है, जैसे वीकेंड पे कुछ स्पेशल ऐसा टाइम रखो कि बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलो, है ना, उनको घुमाओ, उनके साथ साइकिलिंग करो, इंजॉय करो। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, वीकेंड पे मॉल चले जाते हैं कि, और क्या वो क्वालिटी टाइम है? ये सबसे बड़ा एक मिथ है। जितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ आप क्या करते हो वीकेंड पे, आप वर्किंग हो या जो भी है, तो कहते हैं हम ना वीकेंड पे मॉल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। अगर आपको ये लग रहा है कि आप मॉल जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। उससे अच्छा आप एक कुछ खाना पैक करो, कहीं ग्राउंड में जाके चादर बिछाओ, है ना, और वहां पे अपने बच्चे के साथ धूप में लेटो, विटामिन डी भी मिलेगा, सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ेंगे। वो है क्वालिटी टाइम। पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर, मैं क्वालिटी टाइम ही नहीं पता है लोगों को कि क्या है। पिक्चर देख रहे हैं, भाई क्या किया वीकेंड पे ना, हमने अपने बच्चों के साथ पिक्चर देखी, तो ये क्वालिटी टाइम नहीं है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्वालिटी टाइम होता क्या है। जब आप ये जान जाओगे तो कोई गिल्ट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मदर्स को कि डांटे बिना मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, ठीक है। और बहुत को तो ये भी मानना है कि ये बस पेरेंटिंग कोच कह देते हैं, आप मेरे बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताकर देखें तो आपको पता चलेगा। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल बहुत हम सुनते हैं, और बहुत जज भी किया जाता है पेरेंट कोचेस को कि भाई आपका बच्चा तो शैतानी कर रहा है, आपका बच्चा तो, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें बच्चे को बनाना ही नहीं है। कौन कहता है कि वो बच्चा अच्छा है जो अपने माँ बाप की बात चुपचाप सुन रहा है? बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में जितने बहुत अच्छे पढ़ाई में या जो अपने माँ बाप के साथ बहुत डिसिप्लिन में रहे हैं लड़के या लड़कियां, वो ज़्यादा ट्रॉमा में है। क्योंकि उन्होंने कभी अपने इमोशंस को बर्स्ट ही नहीं किया। तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मेरा बच्चा अगर जवाब देता है तो मुझे तो पहले एज अ मॉम तो मुझे लगता है जवाब दे दिया, पर एज अ कोच मुझे बड़ा मजा आता है, दिमाग बढ़िया चल रहा है इसका, क्योंकि ये अपनी बात कह पा रहा है, ये खुला है, अब ये मरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर इमोशन नहीं है। उसको ये नहीं है कि मुझे तो अपनी मम्मी को अच्छा दिखाना है, क्योंकि इमोशन तो सब में ऐसा कुछ बच्चों को चाहिए। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स मैंने देखा है जो अच्छा बच्चा उसको बोलते हैं कि जो कि मतलब आया, कोई आया नमस्ते, हाँ कोई बात कर रहा है घर में, चुप बैठा है, किसी बात पे क्यों नहीं पूछ रहा है। पर पेरेंट्स आपको ये समझना है कि कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब गड़बड़ है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, इसका मतलब वो प्रॉब्लम है इमोशन, जो आगे जाके बच्चे में जब वो टीनेज में जाएगा तो वो प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका बच्चा लड़ रहा है, आपसे बोल रहा है मम्मी मैं नहीं करूंगा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, बस आपको ये देखना है कि आपको उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो उसको बिना डांटे, बहुत ईजी है, 1 2 3 टेक्निक है, जिसको मैं मैजिक टेक्निक भी कहती हूँ। तो सबसे पहले इसमें 2 बातें हैं कि एक तो जो आपने एक कॉन्सिक्वेंस कि इस चीज़ का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, वो डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज कि बच्चा टीवी देख रहा है, ठीक है, अब आप उसे डांटो, चीखो, चिल्लाओ, उसका ब्रेन, हमने पहले ही बात की है कि काम नहीं कर रहा है अभी, लॉजिकल ब्रेन। सो उसकी जगह अगर आप उसके पास जाओ, बैठो, उसको एक बार पहले ही पहली बार जब आपने उसको टीवी दिया, क्या आपने कोई रूल बनाया था कि इतना से इतने टाइम के लिए चाहिए? आपने कोई रूल नहीं बनाया, आपने कोई टाइम सेट नहीं किया। तो पहले तो जब भी कोई चीज़ दो तो उससे पहले थोड़ी देर उसका रूल सेट करो घर में कि इतना रूल है, और वो रूल आप भी फॉलो करो।
फिर दूसरी चीज कि बच्चे को बिना डांटे अगर आपने करना है तो एक कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि अगर आपने टीवी देखा तो मैं ये टीवी बंद कर दूंगी 30 मिनट्स होते ही। आप अपने काम में लग गए, आप बात कर रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं कब होगा 30 मिनट्स। तो ये कैसा कॉन्सिक्वेंस हुआ? पेरेंट्स कहते हैं काम नहीं कर रहा मैम, हमने तो ऐसे कहा उसको, उसने नहीं सुना। क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं कि आपने उसको कहा कि 30 मिनट्स के बाद मैं टीवी बंद कर दूंगी, ठीक है। अब एग्जैक्ट अलार्म लगाओ 30 मिनट्स के पास, आप काउंट करना शुरू करो 1 2 3। 1 बेटा मैं 3 सेकेंड्स बाद मैं टीवी कर दूंगी, अगर मैंने 3 काउंट किया, 2 3 टीवी बंद। एक बार करो, 2 बार करो, बच्चा कोई भी बात नहीं मान रहा है, उसके साथ ये 1 2 3 टेक्निक लगाओ, उसको बताओ देखो मैं 3, आप करके देखो। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 1 पे वो बच्चा हट जाएगा, बिकॉज ये मैंने खुद ट्राई करी है। और ये स्टार्ट और स्टॉप बोलते हैं, दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होती है, कि जब कुछ ना करवाना हो या कुछ करवाना हो तो भी बहुत ये काम आती है कि 1 to 10 मैं काउंट कर रही हूँ, देखती हूँ कि आप जो है ये करते हो, चलो 1 2, उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और बिना डांटे आप ये 1 2 3 टेक्निक से बच्चे को एक कॉन्सिक्वेंस दो, पर वो आपको करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, देख अगर तूने ऐसे किया ना, मैं ना कल से तेरे को बिल्कुल मोबाइल नहीं दूंगी। अब वो बच्चे को पता है कि ये देंगे, हाँ, पता तो है इससे अच्छा आप ये कहो ना कि मैं तुझे 24 आवर्स नहीं दूंगी। तो आपको एग्जैक्ट एक उसको कॉन्सिक्वेंस देना है और उसको फॉलो करना है। तो वो क्या है, हमें आदत पड़ जाएगी उसकी। और फिर उसके बाद आपको काउंटिंग करनी है, 1 2 3 पे आपको वो करना ही करना है। जो आपने बोला है वो करो। हम इतनी बातें करते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें पता है कि करेंगे हम, मैं तुझे खाना ही नहीं दूंगी, ठीक है तू कर, आज तू टीवी देख। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसे खाना ना दें? बिल्कुल। तो ऐसी चीज उसको बोलो जो हम कर सकते हैं, कि मैं ना अब तुझे मीठा नहीं दूंगी, तू देखा, क्योंकि वो हम कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस और माइंडफुल होना है, तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है। ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो आप आए और आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक सो कि व्यूअर्स को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, मेरा यही मिशन है, और अगर व्यूअर्स को हेल्प मिलती है तो आई थिंक वर्थ है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि इस बात को फैलना, इस बात का हर घर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एंड आप एक मीडियम हो, एक माध्यम हो जिसके थ्रू हम ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। कि पेरेंट कोच कौन होते हैं, क्या करते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं। मतलब आज के टाइम अभी भी हैं प्रॉब्लम्स कि लोग नहीं मानना और नहीं सुनना चाहते कि आपको कोच की जरूरत है। उनको ये लगता है कि हमें जरूरत नहीं है। तो आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आप इस तरह से आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल। और ये बात जितने भी जैसे कि आज सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जो पता चली, सीरियसली आई थिंक व्यूअर्स को भी वो लगेगा, मुझे अभी तक, मतलब मैंने इतने पॉडकास्ट देखे हैं, इतनी चीज़ें देखी हैं पेरेंटिंग पे, बट मुझे अभी भी नहीं पता था कि वो टच से आप उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा सकते हो। तो आई थिंक मेरे लिए इट वॉज वेरी गुड। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। तो ये थी पेरेंटिंग कोच मिसेस श्रुति द्विवेदी, जिनसे आज हमने जाना कि पेरेंट्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं पेरेंटिंग में जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और उसके साथ साथ नए पेरेंट्स को पेरेंटिंग के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, माँ को दोष देने से ना बच्चा सुधरता है ना ही परिवार, लेकिन साथ देने से दोनों सुधर जाते हैं। और अगर आप में से भी कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस या लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9211415929।